अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आसमा शिराजी आज निजी मसरूफियत की वजह से इस प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं कर पाई, तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। अब नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के इस महीने में हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे बाद लॉकडाउन में जब पूरा मुल्क, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल थी, पाकिस्तान भी तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल मुंजमद थी। अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। साथ इसके कि पूरा मुल्क खुला, उसके साथ साथ ही हमने देखा कि जो सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, और ऐसे में 11 रुकनी जो एक इत्तेहाद इस वक्त ऑपोजिशन जमातों का बना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, उन्होंने उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा अब जो है वो ट्रिगर होती जा रही हैं, और साथ ही साथ उसे काउंटर करने के लिए हुकूमती वज़रा, हुकूमत जो है वो भी दिन में जो है वो दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हम देखते हैं और मुख्तलिफ ट्वीट्स भी हम देखते हैं। बहरहाल आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर अगर कहा जाए, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप भी उसका हिस्सा है, और बहुत सारी जमातें। तो ये 11 पार्टीज का एक कोलिशन जो है वो इत्तेहाद है। आज के जो नून लीग का एक इजलास था, आला क़यादत का मुशावरती इजलास था उनके पार्लियामेंटेरियंस के साथ और उनके टिकट होल्डर्स के साथ, कि किस तरीके से उस सोच को, उस बयानिए को अपने लोगों के साथ और फिर अवामुन नास में लेकर जाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ड्राइव चल रही है, जो कहा जा रहा है, जो उनका एक्शन प्लान है कि जनवरी 2021 में जो है वो लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, जो कि बड़ा डिसाइसिव होगा, फैसला कुन होगा, और उससे पहले जो तैयारियां की जा रही हैं, जो मास्टर प्लान है वो पब्लिक मीटिंग्स का, कंट्री वाइड जो है वो पब्लिक मीटिंग्स होंगी, और इसके साथ साथ प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे और रैलीज होंगी। और ये पहला इस सिलसिले में पावर शो जो है वो में 16 अक्टूबर को होगा। तो उसके हवाले से आज का उनका इजलास हुआ। आज के इस इजलास में क्या क्या बातें हुई, क्योंकि पार्टी कायद जो है उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। उसके बाद मरियम नवाज जो कि नायब सदर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, वो भी जो है वो आए, और जो बड़ी बात ख्वाजा आसिफ जो है नून लीगी रहनुमा, उन्होंने भी की। उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ के कहने पर 84 अरकान अगर इस्तीफा दे दे तो फिर देखते हैं कि सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है। आज की इस तकरीब में, आज के इस मुशावरती इजलास में एक बार फिर देखा कि वोट को इज्जत दो का जो एक बयानिया है वही इसका महवर था। फिर जो कमिटमेंट थी पाकिस्तान की अस्करी फोर्सेस के साथ मुस्लिम लीग नून के दौर में, उसका भी मरियम नवाज ने बताया कि जनाब ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में नवाज शरीफ आगे थे और पाकिस्तानी फौज जो है वो बैकिंग पे थी, और ज़ाहिर की एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप उनके दौर में थी। फिर साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारा झगड़ा आइन तोड़ने वालों के साथ है। बहरहाल स्ट्रेटजी अभी क्या है, और हिज़्बे जो इक़्तिदार है इस वक्त पीटीआई, वो किस तरीके से इसे देख रही है, आज के प्रोग्राम में ज़रा इसके हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है अली गौहर साहब ने। आप MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब। आफ्ताब जहांगीर, आप MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची DSNG लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, ऑडियो पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। आज जो बात की गई पार्लियामेंटेरियंस और टिकट होल्डर से खिताब में स्ट्रेस दिया गया कि जरा हिम्मत पकड़ें, आप हिम्मत पकड़ेंगे, आप बहादुर बनेंगे तो आवाम आपके साथ खड़ी होगी। क्या आज के पूरे उसमें एक पार्टी कारकुन के तौर पे आपने लिया आज के इस मुशावरती इजलास को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैंने आज मीटिंग अटेंड की और उस मशावरती इजलास में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया, मरियम नवाज साहिबा ने किया, और हमारे मुस्लिम लीग नून के दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने भी ख़िताब किया। मैं गुजारिश करता चलूँ जिसका आज खुलासा ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज फिर अपने बयानिया को दोहराया, और उन्होंने ना सिर्फ अहद किया बल्कि अहद लिया कि जिस बयानिए पर वो खड़े हैं, जिस बयानिए पर पूरी कौम उनके साथ है, अगर ये कहा जाए
कि मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तानी 21 करोड़ अवाम के दिलों की तर्जमानी कर रहे हैं और उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इदारों के सामने रख रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। आज जो पार्लियामेंटेरियन उधर मौजूद थे, टिकट होल्डर उधर मौजूद थे, उन्होंने यक जुबान होकर मियां नवाज शरीफ साहब का इस पूरी कोशिश और काविश में, इस पूरी तहरीक में उनके शाना बशाना चलने का मियां साहब के साथ अहदो पैमान को दोहराया और उस अहदो पैमान की तायीद की। और इंशाअल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम, उनके एमएनएज, एमपीएज और टिकट होल्डर्स और दीगर जितनी भी अपोजिशन सियासी जमातें जिसमें मौलाना साहब की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये एक प्लेटफॉर्म पर हैं। इनका एक मकसद है और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करना, ना सिर्फ बहाल करना बल्कि उसको अब आइंदा के पाकिस्तान में उसको कायम रखना भी है। ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, अली गौहर साहब ने कहा कि जनाब मियां साहब 21 करोड़ आवाम की जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं, तो आपके तो मैंडेट को, आपके वोटर्स को, आपके वोट बैंक को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। बात ये बताइएगा कि इस वक्त वाकई हिलजुल है, एक वाकई जो है वो बहुत पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है, या फिर ये प्याली में एक तूफान है? जी बहुत शुक्रिया इमरान कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पहली बात तो ये कि ये ऑपोजिशन का हक है कि वो ऑपोजिशन करे, वो जलसे करे, वो जुलूस करे, वो एहतजाज करे, बिल्कुल उनका हक है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन कैसे कहलाएगी। ठीक। अच्छा, अब मसला ये है कि जो थोड़ी सी क्लिप मैंने देखी थी आज के इनके इजलास की, उसके अंदर क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसके सरबराह तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने कहीं पे भी उनके हक में नारे नहीं लगाए, कहीं भी उनके हक में ये नहीं कहा कि जी आपने उनके साथ वफात निभानी है, आपने उनको उनका साथ देना है। वो सारी तकरीर, सारा कुछ तो अपने खानदान के गिर्द घूमती रही कि नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ है और ये मरियम नवाज की आपने तायद करनी है, आपने उनके सामने उनको मायूस नहीं करना है। लेकिन वो जो पीएडीएम बनाई है, अभी ताजा बनी है, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं था। बाद में वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि जी उनका भी साथ देना है, उनका भी साथ देना है, उनके जलसों को भी कामयाब करना है, उनके जलसों को। देखिए ये बड़ी चीज नोट करने की। मैं ये समझता हूँ कि मुझे आज तक अभी वोट को इज्जत दो की बात हुई, गद्दारी की बात हुई, तो गद्दारी का कोट तो नवाज शरीफ ने भी पहना था और जिनके खिलाफ पहना था वो भी इनके साथ बैठे हुए। अच्छा, इसी तरह गद्दारी का मुकदमा तो 1975 में भी बना था। उस वक्त की जो लिस्ट उठा के देखे तो बड़े बड़े सियासतदान थे जिसको भुट्टो साहब ने कल जिन्होंने मुकदमा बनाए थे। हमने तो कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं बनाया, ये तो आवाम की राय है। ठीक है, आप आपके पॉइंट को लेता हूं। पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसके जो महसूस की गई हिज़्ब इक़्तिदार ने जो चीज, तनकीद निगारों ने जो चीज महसूस की कि वो एक मूवमेंट के तौर पर उसको शायद नहीं लेकर जाया जा रहा, उसमें जो है इंडिविजुअल पार्टीज की बात हो रही है, अपने अपने वोट बैंक की बात हो रही है, अपने अपने लोगों की बात हो रही है। ये इंप्रेशन किस हद तक सही है, ये तासुर किस हद तक सही है अली गौहर साहब? क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके हक में बात इतनी नहीं हुई जितना अपने फैमिली और अब बचाने के हवाले से बात हुई और उनका साथ देने के हवाले से बात हुई। देखिए, मियाँ साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है, आज पूरे पाकिस्तान की बात की और पूरे पाकिस्तान की आवाम की बात की, पूरे पाकिस्तान के मुकदमा की बात की। और मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज की हमारी मीटिंग थी वो हमारी जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मीटिंग थी और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन थे और वो इस पर राय में बात हुई कि वो अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ जो थे वो मुशावरत का अमल के सिलसिला में ये आज की मीटिंग हुई और तमाम अरकान असम्बली ने उनके साथ तजदीद वफा का
और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो मियाँ साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया कि सुनामी ट्रीज में पाकिस्तान के अरबों रुपए जो है वो खाए गए, लेकिन आज कोई इदारा उसकी तरफ नहीं देखता। उन्होंने कहा कि BRT पेशावर का जिक्र किया मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में कि अरबों रुपए पाकिस्तान के लगा के, जिसका कि ये जंगला बस का मजाक उड़ाया करते थे। 3 मेट्रो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई, 1 इस्लामाबाद में बनी, उन तीनों की लागत से ज्यादा अकेला BRT पेशावर पर पैसा अरबों रुपया गवर्नेंस के ऊपर भी आ जाते हैं। नहीं, मैं आ जाता हूं, मैं गवर्नेंस के ऊपर भी आ जाता हूं, उसके ऊपर बिल्कुल आपका पॉइंट आगे लेकर हम कैरी करेंगे। बात यह है कि आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको आई होप कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि उनकी पार्लियामेंटेरियंस की और टिका की मुशावरती आज वो इजलास था, वो एक APC के प्लेटफॉर्म पे नहीं था या वो PDM के प्लेटफॉर्म पे नहीं था, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि तजदीद अहद वफा की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये कहा गया कि जनाब आपको मजबूती दिखाना होगी तो अवाम आपके साथ खड़े होंगे? क्या माइनस प्लस के इम्कानात मौजूद है? अच्छा इमरान, बिल्कुल देखिए, माइनस प्लस के इम्कानात तो बिल्कुल मौजूद हैं, इसलिए कि अभी आपने देखा पिछले दिनों भी जो है कुछ MPs जो हैं वो उन्होंने मुलाकात की है और कुछ MNA, तो इनको शक व शुबात की वजह से इन्हें तजदीद अहद वफा करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त इन्होंने अनाउंस कर दिया PDM को, तो उस वक्त तो इनकी सारी जो इंडिविजुअल पार्टीज हैं वो मौखर हो गई, वो अब PDM के प्लेटफॉर्म पे चली गई। अब वो जो अलायंस है वो सुनने में आया कि वो इंतखाबी अलायंस भी है, कि वो इंतखाब भी मिलजुल के लड़ेंगे, जैसे माजी में 9 सितारे या और किसी प्लेटफॉर्म से लड़ा जाता था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल का वजीर आजम भी इन्होंने चुन लिया है, मौलाना फजलुर रहमान को। उनकी क़यादत के अंदर ये तहरीक चलेगी और इलेक्शन कैंपेन भी चलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तो वफा के साथ, वफा तो सारी पार्टियों के साथ करनी चाहिए थी ना। जब ऐद ले रहे थे, जब वादा ले रहे थे, तो वो तमाम आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी लेना चाहिए था कि आपने आसिफ अली जरदारी से अपनी वफा निभानी है, आपने मौलाना फजलुर रहमान से निभानी है, आपने अटकजई से निभानी है। ये सारे लोगों के नाम लेने चाहिए थे, बल्कि अपने खानदान के बजाय। तो फिर तो बात समझ में आती कि भाई जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए ये निकल रहे हैं, वो मकसद ये हासिल कर लेंगे। लेकिन आप यकीन करें, इमरान अली मेरा दोस्त है, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, जब भी हो, 2023 में हो या पहले हो, ये क्योंकि इंतखाब है, जमहूरियत है, जब भी हो, लेकिन उस वक्त अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो आप इनकी तकरीरें सुन लीजिएगा जो 2018 में इन्होंने की। ये कभी नहीं कह सकते कि जी आप मुझे वोट ना दें, मेरे से अच्छा आसिफ अली जरदारी है, आप उसको वोट दें। सर वो 2018 की तकरीरें तो आप लोगों की भी बहुत रिकॉर्ड के ऊपर है, सुनने वाली है और बार बार सुन के बड़ा अच्छा लगता है 2018 की तकरीरें। लेकिन हुआ क्या हुआ? तो उसके बरक्स से बिल्कुल हमें बताएं, हम ये नहीं कह रहे आप हमारी कोताहियां बताएं, लेकिन उस 2018 के अंदर अगर आपको कहीं पर ये सुनने में मिल रहा हो कि इमरान खान चोर है, इमरान खान को हम रोड पे घसीटेंगे, इमरान खान के पेट फाड़ेंगे, मुझे एक तकरीर दिखा दें, चाहे पीपल्स पार्टी की या नून लीग की। ठीक है गौर साहब, अब ये जो बात की, जरा इसी नुक्ते पे रहते हैं, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा। पॉइंट ये है कि 16 अक्टूबर फिर 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में सानेहा कारसाज के हवाले से उनकी वो जो एक बहुत बड़ा सानेहा था, उसके हवाले से उनका जो है एक गैदरिंग होती है, जलसा होता है। अब वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा। एक आइडेंटिटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक आइडेंटिटी है। क्या वो उस आइडेंटिटी को ओवरशैडो करने देगी, करेगी, या एक्सेप्टेंस होगी इसकी? क्योंकि ये तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलग अलग उनकी ओनरशिप्स हैं इसमें। देखें, पहली बात तो ये है कि तमाम सियासी पार्टीज़ के अपने हैं। ये सारी वो पार्टीज़ हैं जो आम इलेक्शंस में एक दूसरे के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI, ये तमाम पार्टीज़ वो हैं जो अपने अपने मैनिफेस्टो पर, जिन्होंने इलेक्शन पे हिस्सा लिया और अपनी नुमाइंदगी लेकर असम्बली में आए, और आइंदा भी जब इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ेंगे। गुजारिश ये है कि हम सियासी तौर पर
हरीफ ज़रूर हैं लेकिन हम आपस में दुश्मन नहीं, हमारा किसी भी नैब न्याजी गठजोड़ का हम हिस्सा नहीं है जिससे हम किसी दूसरी पार्टी को टारगेट करके उसको विक्टिमाइज कर रहे हों। हमने कोई धौंस और धांधली के ज़रिए डिब्बे फाड़ के वोट हासिल नहीं किए इनकी तरह और हुकूमत पर बर्जुमान नहीं हुए। हम एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। आज हमारे जितने लोग बैठे, अगर ये रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम ना बंद किया जाता और धांधली ना की जाती तो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। उसकी वजह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया, उन्होंने हजारों किलोमीटर मोटरवेज बनाए, मुल्क में लोड शेडिंग और तारीखियां थी, वो तारीखियां दूर की। आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस किया। सर वो फी जमाना बातें थी उस वक्त, अगर इन चीजों के नारे लगे थे तो वो उस वक्त आवाम भी कमी महसूस कर रहे थे, भी उस वक्त थी, करप्शन भी उस वक्त थी, महंगाई आज ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। और जो वजीर इत्तलात हैं वो बाकायदा उनका ये कहना है कि सिर्फ इन्फ्लेशन यानी महंगाई के अलावा बाकी तमाम इशारे जो हैं वो बेहतर हैं। जरा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, गवर्नेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अली गौहर साहब MNA PMLN और आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जाहिर है कि हुकूमत की जो भी स्ट्रेटजी हो, जिस तरीके से भी वो करे और हर मुमकिन इकदाम वो उठाएगी इस शोरश को, इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उस गवर्नेंस का क्या होगा जो कि नापैद है। महंगाई इस वक्त आपके सामने है और वजीर इत्तलात जो कह रहे हैं महंगाई के अलावा तमाम इशारे मस्बत हैं। आप आवाम को कैसे जो है वो रिलीफ देंगे? आवाम ने वोट आपको करप्शन के लिए बिल्कुल दिए थे, लेकिन असल मसला आवाम का जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, इलाज मुआवजा है, तालीम है, गुड गवर्नेंस है, डिलीवरी है, ये सारी चीजें नहीं है इस वक्त। अच्छा देखें, ये बिल्कुल आपकी बात सही है और मुझे इस बात से कोई वो भी इख्तलाफ भी नहीं है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है और इसकी तरफ हमारी तवज्जो भी है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर भी काबू पाएंगे। लेकिन क्योंकि देखें ये सारा एक पूरा एक सिस्टम था जिसका एक बहुत बड़ा बिगाड़ था और इकनॉमिकली सूरत हाल इस तरह थी। फिर बीच में बहुत सारी चीजें आई, एक कोविड आया, उसके बाद अभी जैसे और सैलाब वगैरह आए। तो मैंने उस दिन देख रहा था कि वो कह रहे थे कि जितनी हमें मतलब पैदावार होनी चाहिए वो इतनी पैदावार मिली नहीं है। इसमें 2-3 महीने लगेंगे ताकि ये जैसे सब्जी वगैरह ये इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करने में। लेकिन इंशाल्लाह ये जो आटा चीनी है इस बुरान को भी हम हमारी तरक्यात में शामिल है और हम बहुत जल्द इसको पर काबू पाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमने इस पर काबू नहीं पाया तो हमारे लिए भी मुश्किलात हैं। तो हमें हर चीज़ की नज़र है क्योंकि हम ग्राउंड के लोग हैं, हम वर्कर्स के साथ रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं, हमें उनकी परेशानियों का भी एहसास है। लेकिन इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि आप ईमान भाई बहुत जल्द जो है इन चीज़ों पर भी हम काबू पा लेंगे और ये आप आगे चल के बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलें जी। जाहिर है कि ये अब आपने भी आवाम में दोबारा जाना है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो आवाम जो है वो बेहतर फैसला करेगी हर किसी का, हर पार्टी का। नदीम असगर कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो बात की जा रही है कि इंडिविजुअल तौर पर आज भी मियां साहब ने जो अपने लोगों से खिताब किया पार्लियामेंटेरियन से, वहां पे बस उसका महवर वो और उनका खानदान रहा। ये बताइएगा कि PDM इस वक्त कहां खड़ा है, क्योंकि 18 तारीख को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज के ऊपर अपना जलसा करने जा रही है, वो किस हद तक अपनी उस स्ट्रेंथ को शेयर करेगी किसी और इत्तेहाद के साथ? वो तो एक फ्लैगशिप इवेंट होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। जी, बात आपने पहले की, जैसे गौहर साहब ने पहले ही आपको वजाहत की कि ये उनकी पार्टी का फंक्शन था और उसमें पार्टी क्यादत के साथ लोग इजहार भी करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 18 अक्टूबर को किस हद तक शेयर करेंगे? तरफ आने लगा हूं जी, मैं उसी तरफ आने लगा हूं। पहली बात यह है कि 18 अक्टूबर को, इससे पहले आपको पता है क्वेटा में JUI ने अपना जलसा रखा हुआ था, उन्होंने पोस्टपोन किया और अब हमने गुजरांवाला में रख लिया PDA का। और इसके बाद अगर 18 अक्टूबर को ये फैसला होता है कि 18 अक्टूबर को, आपको पता है हम सभी लोग जो हैं वो उसके, क्योंकि हमारे 250 कारकुनों की शहादत हुई थी, बीबी शहीद के ऊपर अटैक हुआ था,
तो इसलिए हमने अगर पीडीए के तहत भी उस जलसे को करने किया तो उसमें पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातें, मकसद तो हमारा उस वक्त आमरीत में भी बीबी के ऊपर अटैक हुआ, हमारा 250 लोग शहीद हुए, तो उसकी याद में ही हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। और अब भी हमने जो करना है वो आज की गवर्नमेंट के खिलाफ जो महंगाई है, जो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनके अगेंस्ट पीडीए जो है वो उनकी जो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से वो मुंतखब होकर आए हैं, धांधली से मुंतखब होकर आए हैं, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करना है। और वो दिन के हिसाब से नहीं होता। अगर जमातों ने, तमाम पीडीए की जमातों ने मुत्फिका फैसला करके कहा कि 18 को हमने उस दिन को भी मनाना है और इस गवर्नमेंट की ज्यादतियों को भी सामने रखकर हमने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ये तो सर, वो टाइम विल टेल यू कि किस तरह से स्ट्रेंथ और सारी चीजें जो है वो जो शेयर होती हैं। अली गौहर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा आप आज के इजलास में और इस पूरी पीडीएम की मूवमेंट में सो फार अब तक जो है कहीं शहबाज शरीफ साहब की कमी महसूस हो रही है? फिजिकल अपीयरेंस उनकी होती है, जाहिर है कि एक कारकुनों के लिए और जो तंजीम के लोगों के लिए एक जज्बा अलग होता है, कमी महसूस हुई उनकी? देखें, बात सुने कि ये कोई सिलसिला नया नहीं है। झूठे मुकदमात में मियां नवाज शरीफ साहब को पाबंद सलासिल किया गया नैब के जरिए और हमारे तमाम कायदीन को, जिसमें आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा खुद पाबंद सलासिल रहीं, उस वक्त पाबंद सलासिल रहीं जबकि उनकी वालदा जो थी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। इन्हीं अदालतों का एहतराम करते हुए इन्हीं जो बनाए गए झूठे मुकदमात की वो सजाएं काटी जो कि वो जुर्म भी नहीं किए थे, लेकिन इदारों की और पाकिस्तान की बका के लिए मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, अपनी बेटी के साथ आए और पाबंद सलासिल हुए। वाकईतन शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा साहब हों, हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट में वो हमारे शाना बशाना हो, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कानून और आइन को रौंदा जा रहा है, वोटों के जरिए नहीं, अवाम की राय के जरिए नहीं, बल्कि सिलेक्शन के जरिए सिलेक्टर्स जो हैं वो सिलेक्टेड लोगों को सामने लाए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो लोग अपने हल्का से काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते थे, आज वो असम्बलियों के मेंबर बन के बैठे हैं सिर्फ झूठे नताइज की वजह से। और आज उसका खमियाजा जो है वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। आप देखें आज महंगाई किस जगह पर पहुंच गई है, अद्वियात के रेट 300% तक बढ़ चुके हैं। करप्शन ये है, कोई आटा अरबों रुपए का चोरी करके अपनी जेबों में भर के ले गया, कोई अरबों रुपए की चीनी अपनी जेबों में भर के ले गया, किसी ने सोनामी ट्रीज के नाम पर अरबों रुपए खा लिए, किसी ने बीआरटी पिशावर के नाम पर आफ्ताब जहांगीर कह रहे हैं कि हम निमताज। आप देखें आज ये महंगाई, सबसे पहले मेरी गुजारिश सुन ले, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट इसका वाहिद हल जो है इन सिलेक्टेड, और ये ऐसा एक एहतसाब का निजाम बनाया जाना चाहिए जिसमें ये जो हाथ हैं अवाम के, ताकि इनके गिरबानों तक भी पहुंच सके। पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ उस दिन मिलेगा जिस दिन ये सिलेक्टेड लोग जो हैं वो इंसाफ के कटहरे में खड़े होंगे। आगे चलेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ हम चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अली गौहर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब और नदीम असगर कायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बात हो रही है इस वक्त अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, जिस तरह से पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हुआ है। कायरा साहब, ये फरमाइएगा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता अंदेशा है, खदशा है, और ये खुद पार्टी लीडरशिप जो है वो जाहिर कर रही है कि गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं। जो टॉप लीडरशिप, जो फर्स्ट और सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार हो सकती है। तो ऐसे में इस तहरीक का, इस मूवमेंट का मोमेंटम क्या आप लोगों ने डिजाइन किया है? किस लेवल पे आप इसको मुताबिक रखेंगे? पहली बात यह है कि जी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है जब इतनी पार्टियों की क़यादत है, उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे तो क्या उनके कारकुन, और यही चीजें हम MRD की तारीख में भी देखते रहे हैं, यही चीजें हम मुशर्रफ के दौर में भी देखते रहे हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता था।
लेकिन तारीख कभी नहीं रुकी थी। देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो यही सोचकर किया गया था कि मोतबा नुसरत भुट्टो साहिबा तारीख नहीं चला सकेंगी, लेकिन उन्होंने तारीख चलाई, उसके बाद बीबी शहीद ने चलाई। इसी तरह ये तारीखें जो है ये रुकेगी नहीं। ये तारीख एक लीडरशिप के साथ नहीं है, ये तारीख यहाँ के अवाम चला रहे हैं, जो महंगाई में पिसे हुए लोग हैं, जो करप्शन में डूबे हुए लोगों के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारे बच्चों के मुंह से जो निवाला छीन रही है गवर्नमेंट, वो उसके खिलाफ निकल रहे हैं। इस तारीख को अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून, जेयूआई, एएनपी या दूसरी सियासी जमातें लीड कर रही है, नहीं, मैं समझता हूँ, ये मेरा जाती राय है, मैं समझता हूँ कि इसको 22 करोड़ अवाम लीड कर रही है। और जब 22 करोड़ अवाम लीड कर रही है तो 22 करोड़ अवाम को गिरफ्तार कर ले, हमें कुछ रोक रही है। ये कल इन्होंने गुजरांवाला में कॉर्नर मीटिंग पर छापा मारा है, इसी तरह धमकियां दे रहे हैं आजकल सभी जो लोकल लीडर्स हैं हमको कि अगर तुम बाहर निकले, जलसा करने की कोशिश की, कॉर्नर मीटिंग करने की कोशिश की, कभी कोरोना को सामने रखकर करते हैं, कभी इजाजत के नाम पर करते हैं, लेकिन ये हमें रोक नहीं सकते। ये 22 करोड़ आफ्ताब साहब, आपने अपने अर्लियर कमेंट में एक बात कही थी कि ऑपोजिशन का हक है एहतजाज करना और जलसे जुलूस करना, सारी चीजें। किस हद तक आपकी सोच को जो है वो पार्टी और हालात को देखते हुए आगे लेकर चलेगी? कोरोना के हवाले से शेख रशीद साहब का और लोगों का भी ये कहना है कि डर है, खदशा है कोरोना फैल ना जाए, और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता दोबारा लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं, हुकूमत एज ए टूल भी इसको ले सकती है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं। अच्छा इमरान, पहली बात तो ये कि आप, मैं कराची में हूँ इस वक्त, सूबे सिंध के अंदर। यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने वैसे भी स्मार्ट लॉकडाउन वो शुरू किया हुआ है। मुख्तलिफ शादी हाउस के ऊपर पाबंदी है, मुख्तलिफ बाजारों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है, और उसकी रीज़न ये पेश किया जा रहा है कि कोविड जो है, कोरोना जो है दोबारा से सर उठा रहा है। इसी तरह मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि क्या ये जो जलसे जुलूस करेंगे, आपने शादी हाल तो बंद कर दिए, क्या जलसे जुलूस से आप इस बार गारंटी मिलेगी आपको कि कोरोना नहीं फैलेगा? एक बात। दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कोरोना के को मौलाना फजलुर रहमान साहब तो सीरियस लेते ही नहीं है, पहले दिन से नहीं ले रहे। आपने देखा कि आज तक उन्होंने कहीं पर जो मीटिंग्स भी की, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ की, किसी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ जब की तो बिलावल साहब ने भी मास्क लगाया हुआ था और जरदारी साहब ने तो शीशे वाला मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना मास्क लगाया था ना कोई एहतियात की थी। तो क्या जो सरबराह है पीडीएम का वो इस बात को समझता है कि ये इतना बड़ा सीरियस मसला है जो दुनिया के अंदर दोबारा ठीक है सर, दो चीजें। सबसे पहले तो जब सिंध गवर्नमेंट की आप बात करें, मुराद अली शाह साहब जो है वो हाथ जोड़ के आवाम से उन्होंने अपील की कि घरों में बैठे एहतियात करें, कोरोना खत्म नहीं हुआ, दोबारा जो है उसकी लहर नहीं है, बल्कि ये खत्म नहीं हुआ। और उसी गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि कराची इत्तेहाद के नाम पे जो रैली पिछले दिनों निकली वो भी इसी गवर्नमेंट में। तो ये इख्तिलाफ है, ये और सियासी जमातों से भी है। अली गौहर साहब, ये बताइए, ये सारा जितना भी आप कुछ कर रहे हैं 22 करोड़ आवाम का नाम लेकर कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर इन जलसे जुलूसों से, इन तहरीकों से अगर कोरोना फैल गया तो फिर कौन सी आवाम और कहां की सियासी जमातें और क्या आपका पॉलिटिकल मैंडेट? देखें, सबसे पहली गुजारिश तो यह है कि कोरोना का जो पेंडेमिक था वो अब पहले से काफ़ी स्लो हो चुका है, लेकिन ये एक मुसलमा हकीकत है कि जिस बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी अवाम का खून मौजूदा हुकूमत और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट निचोड़ रही है, कोरोना के असरात इससे ज़्यादा बुरे नहीं हैं। कोरोना के साथ चंद लोगों ने ज़िंदगी के हाथ धोए, लेकिन अगर ये हुकूमत कायम रही तो पूरा पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। लोग कंगाल हो चुके हैं। लोग जो है, आपको पता है कि पहले भी जो आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, इनकी हुकूमत आने के बाद करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती और लोगों को, बीमार लोगों को दवाई नहीं मिलती, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि लोग, अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जो बंदा रोटी खाता है उसके बच्चे को पीने का दूध नहीं मिलता, तो आज इतने भयानक हालात
हालात यानी हैं, आप ये कह रहे हैं अगर कि और हम हुकूमत जो है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। आपका लुब्बुलबाब कहने का ये है। नदीम असगर कारा साहब, मैं वही बात कहूंगा कि कहां सिंध हुकूमत ने लीड किया था इस पूरे पेंडेमिक के हवाले से, एहतियाती तदबीर के हवाले से, और पिछले दिनों हम कराची रैली भी हमने देखा। तो ये अवाम कहां खड़ी है जिसके नाम पे आप लोग सब सियासत कर रहे हैं, उसका वो कहां है, कहां मतलब उसकी तरजीहात क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि इमरान साहब, सोचने वाली बात है, पिछला पूरा माह जो है वो आज केलम का था, प्रोग्राम महल तशी का। कल आपको पता है ईद मिलाद नबी मनाया जाएगा, उसके मिलाद के जो है वो तमाम के तमाम फंक्शन होंगे। और अगर रैली निकलती है सियासी तौर पर, तो आप कहते हैं कि इससे तो कोरोना का खतरा है। मेरे भाई ने बिल्कुल सच कहा है कि ये गवर्नमेंट जो कोरोना गवर्नमेंट है, इसका हम क्या करें, जिसकी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इनके अपने साथियों की करप्शन बढ़ रही है। तो इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि लोग बाहर ना निकले, तो मरना ही है। तो कम से कम इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेंगे, अपने बच्चों के हक के लिए निकलेंगे, तो निकल कर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि कोरोना इतना नहीं फैलेगा। अगर इससे निजात मिल गई तो लोग, मैं समझता हूँ कि एक स्टेबल जिंदगी जो है वो गुजार लेंगे। अगर ये रहे और ये मजीद इसी तरह चलते रहे तो इस पाकिस्तान की बुनियादों को हिला देंगे। इन्होंने क्या मैसेज दिया है कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर गद्दारी का? सर, उसको अगले प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आई। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की जाए, उसको जो है वो लीड कर रही है और हुकूमत कहती है कि हम उसे लीड कर रहे हैं। बहरहाल कोरोना की वबा अपनी जगह पर मौजूद है। अगर ये सियासी सरगर्मियां और खुदा न खास्ता इनकी वजह अगर कोई भी पॉलिटिकल इस तरह की सरगर्मियां बनती हैं, तो फिर जवाबदेह कौन होगा, और फिर जाहिर है कि हालात अच्छे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।